हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रेया स्टडी आईक्यू में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ज्योग्राफी 9th क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था, जिसका आज हमारा चौथा दिन है। और आज हम बात कर रहे हैं चौथे चैप्टर की, जिसका नाम है जलवायु, या जिसे हम बोल सकते हैं क्लाइमेट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है, अक्सर क्वेश्चन रहता है कि एनसीईआरटी का नोट्स बनाएं या फिर नहीं बनाएं। देखिए, हमारा मानना है कि यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे लोग, एस्पिरेंट जो होते हैं, उनको इनका यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस का जो सिलेबस होता है बहुत ही बड़ा होता है। हर सेक्टर में इनको पढ़ना होता है और उसके नोट्स अपने खुद के बनाने होते हैं। अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी का आप नोट्स बनाते चलिए तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना ऐसे ही मुश्किल है। और आप हर एनसीईआरटी को भी नोट्स बनाएं तो यह संभव नहीं है। जितने लोग जो बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, प्लीज़ वे नोट्स इसका ना बनाएं, और बल्कि नोट्स बनाने को छोड़ दें हम अगर, तो इसको बार बार पढ़ें, जितना हो सके उसको बार बार पढ़ें। अगर कोई उस टॉपिक से, जो भी कोई टॉपिक आती है, उससे कोई अपडेट मिलता है या फिर कोई उससे रिलेटेड कोई तथ्य मिलता है, फैक्ट मिलता है, तो आप उसको साइड में नोट करते चलिए। वहाँ पे जो भी ज़रूरी सोचना है उसको ऐड कर लीजिए बुक में ही। लेकिन जो केवल वीडियो देखते हैं, केवल क्लास करते हैं, किसी भी प्रकार की बुक नहीं पढ़ते हैं एनसीईआरटी की, तो आप जो भी मेन पॉइंट रहता है उसको नोट कर सकते हैं। बाकी चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ये जो क्वेश्चन था, ये हमने इसको आंसर अपना बता दिया, और बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम जो जलवायु वाला चैप्टर है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने हमारे अपने देश की स्थलाकृतियों और अपवाह तंत्र के बारे में बात किया था। अगर बात करते हैं किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिनमें से हमने 2 चीज़ों को पढ़ लिया। एक तो वहाँ की उस देश की स्थलाकृति या फिर उस क्षेत्र की स्थलाकृति, जिनमें कि, और उसके बाद हमने पढ़ा अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। तो इन दोनों चीज़ों को तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो तीसरा चीज़ है वह है जलवायु, यानी कि उस क्षेत्र का, यानी कि उस देश का जो क्लाइमेट है वह किस प्रकार है। और इसी के आधार पे हम, इन तीनों के आधार पे हम उस क्षेत्र की या फिर उस देश की प्राकृतिक पर्यावरण को समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है सर्दी का ऋतु है और लोग ऊनी वस्त्रों को पहन रहे हैं, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3-4 महीनों में आपको देखने को मिलेगा कि लोग ऊनी वस्त्रों को पहनते हैं। और जब गर्मी का सीज़न आता है तो लोग सूती वस्त्रों का, यानी कि हल्के कपड़ों का यूज करते हैं, पहनते हैं। और जब बरसात आती है तो अधिक वर्षा होती है, या फिर जून जुलाई वाले क्षेत्र में आप इसको देख सकते हैं। तो यह इनमें परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि यह जो जलवायु है, यह जलवायु के कारण ही इनमें, इन अवस्थाओं, इन ऋतुओं में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। भारत की जो जलवायु का अध्ययन इसी चैप्टर में हम करेंगे कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तित होती है और किस प्रकार से उसी के अनुसार ऋतुएं भी परिवर्तित होती हैं। लेकिन जलवायु को समझने से पहले, यानी कि जलवायु के विभिन्न पक्षों को समझने से पहले हम जलवायु को समझ लेते हैं कि जलवायु होता क्या। जलवायु जो होता है बेसिकली 3 टर्म पर आधारित है: क्षेत्र, समय, मौसम। और यह किस प्रकार आधारित है, आप यहाँ पे देखिए कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। अब यहाँ पे जो हमने लाइन पढ़ी वह लाइन समझ में नहीं आई होगी, लेकिन हम आपको इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि इसका कहने का आशय क्या है। जलवायु बेसिकली किसी क्षेत्र विशेष, यानी कि किसी विशाल क्षेत्र में इसकी लंबे अवधि तक, मतलब अधिक समय तक, अगर माने तो हम 30 वर्ष या फिर इससे अधिक का जो मौसम की अवस्था होती है, यानी कि जो मौसम परिवर्तित होता रहता है, इसको लेकर और इनकी विविधताओं को लेकर जब इनका योग करते हैं, मतलब इनको सम्मिलित रूप से देखते हैं, तो यह जलवायु कहलाती है।
यानी कि 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक का हम समय देखें, इनमें जो भी परिवर्तन हो रहा है यही क्या है, जलवायु है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट समस्या एक बड़ी चुनौती बन गई है पूरे विश्व के लिए। इसके पहले जो हमारा जलवायु थी अच्छी थी, और मानव द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेपों के कारण जो जलवायु है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। समस्या यहाँ तक बढ़ जाती है कि जब ग्लोबल वार्मिंग इतनी अधिक हो जाती है और ग्लेशियर पिघलने लगती हैं, तो विश्व के विभिन्न जो तटीय वाले क्षेत्र हैं, द्वीप हैं, उनके डूबने की आशंका बन जाती हैं। यह सब समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो अब यहाँ पे समझ में आया होगा आपको कि जलवायु क्या है, यानी कि लंबे अवधि तक हम देखते हैं कि क्या परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर आज के दिन सुबह हम जगते हैं और देखते हैं खूब धूप खिली हुई है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं दोपहर तक वर्षा होने लगी, 2-3 घंटे वर्षा हुई, उसके बाद फिर से धूप खिल गई, तो इनमें क्या आप देखने मिल रहा है आपको कि एक ही दिन में आपको विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ दिख रही हैं। एक तो पहले तो धूप थी, उसके बाद वर्षा हुई, उसके बाद फिर से धूप हो गई, यानी कि इनमें परिवर्तन हो रहा है। तो यह जो परिवर्तन हो रहा है क्षणिक समय के लिए हो रहा है, एक दिन के लिए हो रहा है, एक दिन में हो रहा है, कुछ घंटों में हो रहा है, तो यह होता है मौसम। मौसम को किस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। कौन? मौसम। लेकिन जो जलवायु होती है वह एक विशाल क्षेत्र की लंबे समय अवधि की मौसम की अवस्थाओं को बताता है। अगर हम बात करते हैं, हम जहाँ पे बैठे हुए हैं या जहाँ पे बैठकर वीडियो बना रहे हैं, उस समय का जो मौसम, कुछ धूप खिली हुई है, हो सकता है कि किसी दूसरे क्षेत्र में जहाँ पे आप बैठे हों वहाँ पे वर्षा हो रही हो या फिर धूप ना निकली हो। यानी कि यह एक जो मौसम है एक किसी क्षेत्र की बात करता है। अगर आप अपने वाले क्षेत्र में देखें तो उस क्षेत्र का, वहाँ का मौसम दूसरा आपको देखने को मिल सकता है। तो यह क्या है, इनमें परिवर्तन इतने ही थोड़े ही क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, तो वही क्या है, मौसम है। लेकिन जलवायु की अगर हम बात करें कि जो समस्या आज हम भारत में देख रहे हैं वह पूरे विश्व लेवल पे है, व्याप्त है। तो यह क्या है, यह जलवायु है, पूरे विशाल क्षेत्र की यह बात करता है। इस प्रकार आप देखिए कि मौसम तथा जलवायु की जो तत्व हैं जिनके आधार पे हम इनका निर्धारण करते हैं वह क्या है, तो वह है तापमान, दूसरा है वायुमंडलीय दाब, तीसरा पवन, आर्द्रता और वर्षण। एक ही ये सब हैं, ठीक है। अब देखिए कि जो मौसम चेंज होता है उसको हम किस प्रकार देख सकते हैं। तो अगर एक दिन में मौसम चेंज हो रहा है, कुछ सप्ताह लग रहे हैं, कुछ महीने लग रहे हैं, इनमें जो वायुमंडलीय परिवर्तन होता है यह मौसम होता है, मौसम कहलाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं जलवायु की, कुछ दशक के बाद, कुछ शताब्दी के बाद इनमें जो परिवर्तन होता है वायुमंडलीय अवस्था में, वह होता है क्लाइमेट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो कि एक दिन, सप्ताह, महीना, इनमें परिवर्तन हो रहा है, इतने अवधि के अंतराल पे जो परिवर्तन होता है वह होता है मौसम, जिसको हम वेदर बोल सकते हैं। अब महीनों की जो औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पे वर्ष को ग्रीष्म या शीत या फिर वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। यानी कि जो मौसम के औसत वायुमंडलीय अवस्था होती है, इन्हीं के आधार पे हम ऋतुओं का निर्धारण करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु होगी या फिर शीत ऋतु होगी या फिर वर्षा ऋतु होगी। इसी प्रकार आप देखते हैं कि विश्व के अनेक जो जलवायु प्रदेश होते हैं वह अलग अलग होते हैं। लेकिन यह अलग अलग कैसे होते हैं, कहाँ पे कैसा है, आगे हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो यह जो अभी हमने बताया कि जलवायु क्या है, मौसम क्या है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इनके जो की पॉइंट है कौन से हैं, क्षेत्र, समय और मौसम। किसके लिए यह है, तो यह बेसिकली जलवायु के लिए है। जलवायु इन्हीं 3 जो की पॉइंट है इन्हीं पे निर्भर करती है, क्षेत्र, समय और मौसम। क्षेत्र क्या है, एक विशाल क्षेत्र है,
समय क्या है 30 वर्ष या फिर इससे अधिक है। मौसम क्या है, मौसम और वायुमंडलीय जो वायुमंडलीय जो दशाएं हैं उनका योग होती है। तो आगे हम देखते हैं अब यहाँ पे जो भारत की जलवायु किस प्रकार की है। जो भारत की जलवायु है वह मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। अब इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत की जो जलवायु है किस प्रकार की जलवायु है। तो वहाँ पे ऑप्शन में दे देगा कि मानसूनी जलवायु, तो आप इसको लिख सकते हैं। या फिर इस लाइन को आप मेंस में अपने किसी भी जो आंसर राइटिंग है जहाँ पे आपको नीड लगती है, इस लाइन को वहाँ पे कोट कर सकते हैं। अब यह जो मानसूनी जलवायु है, लेकिन यहाँ पे मानसूनी जो हमने वर्ड पढ़ा मानसूनी जलवायु, यह जो मानसूनी जो शब्द मानसून जो शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वह मौसम शब्द से होती है। किससे होती है? मौसम शब्द से होती है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। यानी कि जो मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान में जो वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी आगे देखते हैं कि एशिया के इस प्रकार के जो जलवायु जो होते हैं, मानसूनी जलवायु जो मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा वह दक्षिण एशिया या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। दक्षिण एशिया जो एशिया का जो दक्षिणी भाग है वह भारत का विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा, और इससे जो संबंधित जो देश हैं जो बाउंड्री साझा करते हैं भारत से, वह भी क्या इसी प्रकार के क्षेत्रों में यानी कि दक्षिणी एशिया में आते हैं। इसके अतिरिक्त जो दक्षिण पूर्व एशिया है वह भी वहाँ की भी जलवायु जो है मानसूनी जलवायु होती है। समान रूप से अगर हम देखें तो लगभग इनमें एक रूपता पाई जाती है। देश के जलवायु अवस्था में स्पष्ट भिन्नताएं, प्रादेशिक भिन्नताएं भी पाई जाती हैं, और इनके जो महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं वह तापमान एवं वर्षा को लेके हम देख सकते हैं कि इनमें परिवर्तन या फिर भिन्नताएं आती हैं। अब इन भिन्नताओं को तापमान और वर्षा के आधार पर हम इन प्रादेशिक भिन्नताओं को किस प्रकार समझ सकते हैं, आप कुछ इस प्रकार से समझिए। उदाहरण के रूप में हम आपको बताते हैं। जैसे हम अपने भारत देश की बात करते हैं कि आप देखे होंगे कि जब गर्मी का सीज़न होता है तो वहाँ के राजस्थान जो कि हमारे भारत का पश्चिमी वाला स्टेट है और जो कि पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री साझा करता है, तो पश्चिमी वाला, तो आप वहाँ पे इसकी लोकेशन देख सकते हैं। गर्मी के समय में भारत जो राजस्थान वाला स्टेट है, यह यहाँ पे थार मरुस्थल पाया जाता है, जो कि यहाँ पे रेत की मात्रा यानी कि सिलिका की मात्रा अधिक होती है। रेतीला क्षेत्र है, और रेतीला क्षेत्र होने के कारण जब गर्मी का सीज़न आता है, तीक्ष्ण धूप होने के कारण इनका जो बालू होता है यानी कि जो रेत होता है वह जल्दी गर्म होता है। गर्म होने के कारण इसका जो तापमान होता है, इस क्षेत्र का जो तापमान होता है वह 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त जब हम बात करते हैं कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो पहलगाम वाला क्षेत्र है, उसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। हम बात कर रहे हैं इसी गर्मी के सीज़न की, जहाँ पे राजस्थान का तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं हम जम्मू कश्मीर की बात करें उसका पहलगाम वाले क्षेत्र की, तो वहीं पे गर्मी के सीज़न में ही उसका जो तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। प्रदेश के स्तर पे यहाँ पे तापमान में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम सर्दी की बात करें तो सर्दी की रात में अगर हम जम्मू कश्मीर की द्राक्ष वाले रीजन में जाएं तो वहाँ पे उसका तापमान -45 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप कल्पना कीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी पदार्थ जमने की अवस्था में चला जाता है, और वहाँ पे हम -45 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि वहाँ का जीवन स्तर क्या हो सकता है।
इसके अतिरिक्त अगर इसी समय की बात करें जहाँ पे हम जम्मू कश्मीर में खड़े होके -45 डिग्री सेल्सियस का तापमान का अनुभव कर रहे हैं, वहीं पे अगर हम बात करते हैं तिरुवनंतपुरम की, तो वहाँ पे उसका तापमान आपको देखने को मिल जाएगा जो 22 डिग्री सेल्सियस इनका तापमान पहुँच जाता है। यानी कि यहाँ पे अपेक्षाकृत गर्मी अधिक है। और यहाँ पे अगर हम तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है और इसकी बात करते हैं, इसकी अपेक्षा अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो -45 डिग्री सेल्सियस। तो सोचिए कहाँ का तापमान अधिक है, कहाँ का तापमान कम है। तो इसके आधार पे, इन उदाहरणों के आधार पे आप समझ सकते हैं कि जो प्रादेशिक भिन्नताएं हैं किस प्रकार हैं। तो आप इन प्रादेशिक विभिन्नताओं को, जो कि अपने मेंस आंसर राइटिंग के उदाहरण के रूप में आप वहाँ पे बता सकते हैं, इसको कोट कर सकते हैं, तो इसको पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। या फिर अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो इसको हाईलाइट कर दीजिएगा और बार बार इसको जब पढ़ते समय आपको इसको फोकस करना होगा ताकि आप इसको याद रख सकें और अपने आंसर राइटिंग में इसको यूज कर सकें। अब यहाँ पे देखिए एक फैक्ट लिखा है कि कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत ही अधिक अंतर होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि जो हमारा थार वाला मरुस्थल है, यानी कि राजस्थान की बात जो अभी हमने कर रहे थे, तो राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। वहाँ पे देखेंगे आप कि दिन में उसका तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो कि अत्यधिक गर्मी का वहाँ पे निर्देश देता है, यानी कि संकेत देता है अत्यधिक गर्मी का। यहाँ पे आप अनुभव कर सकते हैं इस तापमान को देखकर। उसके बाद अगर हम बात करें उसी दिन के रात में, यानी कि अगर हम दिन की बात करें तो 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। अगर हम उसी रात की बात करें तो वहाँ का जो तापमान है वह घटकर 15 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है। उसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। इनमें इतना बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा अंतर क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो राजस्थान का क्षेत्र है वह रेतीला वाला क्षेत्र है, और रेतीला जो क्षेत्र है यानी कि यहाँ पे रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब रेत का गुण क्या होता है? रेत का यह गुण होता है कि यह जो है जल्दी से गर्म होता है, यानी कि अगर आप इसको तापमान देते हैं तो यह जल्दी से गर्म हो जाएगा, और जब इसको ठंडा करते हैं तो यह बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। इसी कारण जो हमारे जो दिन का क्षेत्र होता है, मतलब दिन का जो समय होता है, वहाँ पे सूर्य की रोशनी अधिक पड़ती है। अधिक पड़ने के कारण यह जल्दी से गर्म हो जाता है, और जब सूर्य ढलता है, जैसे ही रात होती है, तो उस समय जो उसका तापमान है शीतलता हो जाती है। शीतलता होने के कारण जो ये रेत होता है वह बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो इनमें बहुत ही अधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं दिन और रात में। जबकि उसी यहाँ पे देखिए कि दूसरी ओर अगर हम केरल या फिर अंडमान निकोबार वाले क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे दिन और रात का जो तापमान होता है इनमें अत्यधिक अंतर नहीं पाया जाता है। अब ऐसा क्यों हो गया? इसका रीज़न क्या है? एक जगह पे अंतर अधिक पाया जा रहा है तो दूसरी जगह पर उनका जो अंतर है बहुत ही कम पाया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब आपको यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो हमारा ये मान लेते हैं कि ये हमारा ग्लोब है और बीच में विषुवत रेखा है जिसको हम 0 डिग्री के नाम से जानते हैं या फिर भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। जो हमारा भारत है, भारत का जो अंतिम यानी कि कन्याकुमारी वाला जो क्षेत्र है वह कितना पे है? 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। तो यहाँ पे जो भारत को अगर हम दर्शा देते हैं मैप को इस प्रकार से, तो जो भारत का ये मैप है वह इसका अंतिम छोर कहाँ पे है? 8 डिग्री 4 मिनट पर। यानी कि जो भारत का अंतिम बिंदु है वह विषुवत रेखा के निकट पाया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार का, तो जो अंडमान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इसका अक्षांश अगर आप देखते हैं तो लगभग 6 डिग्री कुछ मिनट है। तो यानी कि यह अब क्या है कि यह विषुवत रेखा के अत्यधिक निकट पाया जाता है। और विषुवत रेखा पे आप देखते हैं कि इसका एक और गुण है विषुवत रेखा का, कि विषुवत रेखा जो है यानी कि भूमध्य रेखा पर रात और दिन में जो अंतर अधिक नहीं पाया जाता है। रात और दिन में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। इस कारण
आप देखते हैं कि अंडमान निकोबार और जो केरल वाला क्षेत्र, केरल तो यह भी तो दक्षिण वाले क्षेत्र में स्थित है। इस कारण यहाँ पे दिन और रात में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। अगर वही हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, यानी कि जो भारत का उत्तरी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे 37 डिग्री मिनट है। तो आप यहाँ पे देखिए, यह अब क्या करता है कि विषुवत रेखा से अधिक दूर है, इस कारण इसके दिन और रात में अधिक अंतर देखने को मिलता है। अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आगे देखते हैं। हमने अब बात कर ली तापमान के बारे में, अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं हम वर्षा के बारे में, यानी कि वर्षा के बारे में। यह वर्षा आपको कई रूपों में दिखाई दे सकती है, यानी कि जो वर्षा होती है, वर्षा विभिन्न रूपों में धरती पर अपने जल को विसर्जित करती, मतलब जल जो है धरती पर गिरता है विभिन्न रूपों में। कहीं पे आप देखे होंगे कि बर्फ़ के रूप में जो जल है गिरता है, और कहीं बर्फ़ के रूप में, और कहीं पे आप देखेंगे कि जब वर्षा होती है तो जल के रूप में यह गिरता है। अब इनमें विविधताएं किस प्रकार है, आइए हम इसको देखते हैं। आप देखिए, जो कि हिमालय वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जब पहाड़े अधिक, यानी पहाड़ियाँ और पहाड़ अधिक पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पे होने के कारण जो पहाड़ों पे बर्फ़ जमता है, और जब यहाँ पे वर्षा भी होती है तो हिम के रूप में होती है, यानी कि बर्फ़ के रूप में होती है। उसी प्रकार अगर हम उसी क्षेत्र में देखें, अगर बात करते हैं देश के अन्य भागों की, तो आप देखेंगे कि जो मेघालय वाला क्षेत्र है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो हमारा स्टेट पड़ता है, वहाँ पे वर्षा लगभग 400 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, 400 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। लेकिन अगर हम लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो वर्षा होती है वह लगभग 10 सेंटीमीटर की होती है। आप तुलना कीजिए कि कहीं पर 400 सेंटीमीटर की वर्षा और कहीं पे 10 सेंटीमीटर की वर्षा, इनमें कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। यानी कि यह प्रादेशिक विविधताएं हैं। जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा था तापमान में इतनी विविधताएं हैं, तो इसी प्रकार वर्षण में भी इतनी विविधताएं पाई जाती हैं। देश के अधिकतर भागों में जून और सितंबर में वर्षा होती है। आप जैसे कि देखिए, हमारा यूपी हुआ, बिहार हुआ, पंजाब हुआ, और नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट हैं, इनमें आपको देखने को मिल जाएगा कि जून और सितंबर में अधिक वर्षा होती है। और लेकिन इसके अतिरिक्त हम अन्य दूसरे क्षेत्र की बात करें, जैसे कि हमारा जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, जो कि भारत के पूर्व कोस्टल एरिया के पूर्वी वाले क्षेत्र पर, पूर्वी तट पर स्थित है, इसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में पाई जाती है। यानी कि अक्टूबर और नवंबर में यहाँ पे वर्षा होती है। इनका सीधा सा कारण है कि यहाँ पे जो मानसून है, मानसून जब लौटता है अपने क्षेत्र से, मतलब पूरे क्षेत्र से होते हुए जब मानसून लौटता है, तब इसके कारण यहाँ पे वर्षा होती है। और इनके रास्ते में जब यह तमिलनाडु वाला क्षेत्र आता है, तो यहाँ पे यह वर्षा करती है। यानी कि इनमें अंतर तो देखिए, अपने ही एक ही इतने बड़े जो देश हैं, इनमें विभिन्न प्रकार की विविधताएं व्याप्त हैं। चाहे वह हम जाति और धर्म में विभिन्न प्रकार की जो धर्म के आधार पे जो विविधताएं हैं, और सब जाति के आधार पे विविधताएं हैं, लोगों के खान पान, रहने और इस सब की विविधताएं तो हैं ही, लेकिन जो हमारा भौगोलिक पर्यावरण है, वातावरण है, इनके आधार पे भी हमें विविधताएं अपने भारत देश में देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं समान रूप से तटीय वाले क्षेत्रों के बारे में, यानी कि जो कोस्टल एरिया भारत का कुछ इस प्रकार, यह पश्चिमी घाट है और यहाँ पे यह पूर्वी घाट है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे अरब सागर, और नीचे में आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। भारत 3 ओर से समुद्री जल से घिरा हुआ है, जिस कारण जो भारत का जो तटीय वाला क्षेत्र होता है, यह समुद्रों से अपनी सीमाओं को साझा करता है। यानी कि यह जो तट है, उसके साथ जो महासागर के जो सागरी जो तट होते हैं, उससे सीमा साझा कर रहा है। तो यहाँ का जो तापमान होता है, यहाँ पे तापमान में अंतर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही कम होता है।
जैसे कि अभी आप यूपी बिहार वाले अगर होंगे या फिर किसी अन्य स्टेट के होंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ का तापमान बहुत ही कम हो गया है, मतलब कि ठंडी अधिक महसूस हो रही होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु यानी कि जो तटीय वाले क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, उनको इस सर्दी का इतना अनुभव नहीं हो रहा है जितना कि कड़ाके की ठंडी हमारे नॉर्थ वाले क्षेत्र में पड़ती है। अब इनमें इतना कम जो यहाँ पे इतनी ठंडी की अधिक एहसास नहीं होता है, महसूस नहीं किया जाता है। इनमें क्यों इतना तापमान में अंतर कम है? तो बेसिकली इसका मुख्य कारण होता है समुद्र से साझा करना अपनी बाउंड्री का, मतलब कि सीमाओं का साझा करना। लेकिन जैसे कि जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पे महासागर है। महाराष्ट्र से जैसे जैसे हम भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश करते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे तापमान में अंतर जो होता है उनमें वृद्धि देखने को मिलेगी। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। आप देखेंगे कि विविधताएं, जो लोगों के जीवन में विविधताएं, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों में विभिन्नताएं विभिन्न प्रकार को देखने को मिलती है। और इसी प्रकार अगर हम बात, जैसे कि अभी हमने कोस्टल एरिया की बात की, तो यहाँ पे अगर गर्मी का सीज़न होगा या फिर सर्दी का सीज़न होगा तो यहाँ पे जो तापमान है इनमें अंतर नहीं दिखाई देखने को मिलेगा। यानी कि जिस प्रकार हम विभिन्न प्रकार की अपनी ऋतु, अपने देश में विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं, वह अनुभव एक कोस्टल एरिया वाले लोग इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अब इनमें आपको अंतर समझ में आ गया होगा किस प्रकार की हमारे देश में विविधताएं हैं। अब आता है जलवायु नियंत्रण। ठीक है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए 6 प्रमुख कारक होते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं पहला तो है अक्षांश, दूसरा है तुंगता जिसको हम बोलते हैं ऊंचाई, तीसरा है वायुदाब, उसके बाद पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय जलधाराएं या फिर धाराएं हम बोल सकते हैं, और उसके बाद अंतिम आता है उच्चावच लक्षण। जलवायु को नियंत्रित करने के लिए 6 प्रमुख जो कारक हैं, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। आपको आंसर राइटिंग को लिखने के लिए यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। अब अक्षांश की हम बात करते हैं तो आप देखिए जो हमारी पृथ्वी है वह गोल है। गोल होने के कारण आपको देखने को मिलेगा जो हमारा अक्षांश है, अगर हम पृथ्वी को बीच से ऐसे काटें तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है कुछ इस प्रकार से आपको अक्षांश देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, अक्षांशों की जो गोलाई है वह कम होती चली जाती है। और इसी प्रकार जो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य है हमारा, और जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पड़ती है तो विषुवत रेखा पे अधिक पड़ती है। जैसे जैसे हम जो उच्च वाले स्थान पे जाते हैं यानी कि पोलर रीजन में जाते हैं तो यह जो सूर्य की रोशनी हमें कम मिलती जाती है, यानी कि धीरे धीरे यह घटता जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, हमारी जो वायुदाब है वह घटता जाता है। इसके साथ ही जो हमारा तापमान है वह भी घटता जाता है। तापमान घटने का प्रमुख कारक है जो सूर्य की रोशनी का तिरछा पड़ना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जा रहे हैं वहाँ पे वायुमंडलीय सघनता है, वायु की जो सघनता है वह कम होती जाती है, वायुदाब भी कम होता जाता है और जो तापमान है यह भी कम होता जाता है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि पहाड़ियाँ होती हैं गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं, और किसी भी क्षेत्र का जो वायुदाब एवं पवन तंत्र होता है उस स्थान के अक्षांश एवं ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऊंचाई और अक्षांश के आधार पे हम वहाँ पे समझ सकते हैं कि वहाँ का जो वायुदाब होगा वह किस प्रकार होगा, और जो पवन की तंत्र हैं मतलब जो पवन है वह किस प्रकार हो सकती हैं। इस प्रकार हम यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित जो करता है कौन? वायुदाब और पवन तंत्र। समुद्र का जो जलवायु पर समकालिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अभी हमने अक्षांश की बात की, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे समुद्र से दूरी से हमें यह प्रभावित करता है।
समुद्र का जो जलवायु होता है समकालीन प्रभाव होता है। यहाँ पे अधिक अंतर देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि अभी हमें पीछे अभी कुछ मिनट पहले हमने आपको बताया। जैसे जैसे हम समुद्र से दूरी हमारी बढ़ती जाती है, यह प्रभाव कम होता जाता है। एवं लोग जो विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं, इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। अब यह इसके कहने का मतलब यही है, इसका सेंस यही है कि जैसे जैसे हम समुद्र यानी कोस्टल एरिया से आंतरिक भागों में प्रवेश करते हैं, मतलब कि एमपी, उसके बाद हमारा जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे वाले क्षेत्रों में जैसे जैसे हम दूरियाँ हमारी बढ़ती जाती है, वहाँ पे जो लोग मौसमी अवस्थाओं का जो आनंद लेते हैं या फिर सर्दी और गर्मी को जो एहसास करते हैं, वहाँ पे इनकी जो महसूस करने की अवस्था होती है, मतलब कि जो महसूस जो होता है अधिक होने लगता है। अब इनमें ऐसा क्यों होता है, तो ये बेसिकली महाद्वीपीय अवस्था के कारण ही होता है। यानी कि गर्मी में बहुत ही अधिक गर्मी महसूस होना और सर्दी में बहुत ही अधिक ठंडा महसूस होना। इसके बाद हम देखते हैं महासागरीय धाराएं यह किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती हैं। समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जो जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए आप इस प्रकार समझिए कि कोई भी जो तटीय क्षेत्र होता है, जहाँ पे गर्म एवं ठंडी जलधाराएं जब मिलती हैं यानी कि बहती हैं, और जो वायु की दिशा होती है वह समुद्र से तट की ओर होती है, तब वह तट जो होता है गर्म या ठंडा हो जाता है। यानी कि जो समुद्री धाराएं हैं यह भी एक गर्मी एवं ठंडे के लिए अपनी भूमिका निभा रही हैं। ठंडा अगर जो समुद्री जलधाराएं ठंडी होती हैं, तो वहाँ पे जो हमारा तट है उसको वहाँ पे ठंडे वाले क्षेत्र का अनुभव होता है, और गर्म होती हैं तो हमें गर्म महसूस होता है, क्योंकि जो वायु की दिशा है जब समुद्र से तट की ओर चलेगी तो जो समुद्र से तट की ओर आने वाली जो वायु होती है वह भी ठंडी होगी और हमें ठंडे का एहसास होगा। तो यह जो पॉइंट है, ये जो पैरा है, इसको आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए विश्व के अधिकतर जो मरुस्थल हैं, एक पॉइंट लिखा है, प्रश्न पूछा आपसे कि विश्व के अधिकतर जो मरुस्थल हैं उपोष्णकटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही क्यों स्थित हैं, इनको बताना है। तो आप इसको बता सकते हैं। इसी से रिलेट करके सेम टू सेम इसी प्रकार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि विश्व के अधिकतर जो मरुस्थल होते हैं, लेकिन यहाँ पे उपोष्ण पूछा है, लेकिन जो यूपीएससी ने उष्णकटिबंधीय वाले जो मरुस्थल होते हैं उसको पूछा था कि विश्व के अधिकतर मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पे क्यों स्थित है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, इसलिए आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई भी कठिनाई आती है तो हमने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया है, आप जाके वहाँ पे समझ सकते हैं। बाकी जो भी महाद्वीप हैं, पश्चिमी किनारों पे जो महाद्वीपों जो मरुस्थलों की जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मरुस्थलों की जो अवस्थिति है, इसको आप एटलस में जाके देखिए कि यहाँ पे इसका लोकेशन क्या है। बाकी अब हम देखते हैं कि अब उच्चावच किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है जलवायु को नियंत्रित करने में। अगर देखिए कि ऊंचे पर्वत ठंडी और गर्म वायु को अवरोधित करते हैं, यानी कि जो भी पर्वतें हैं, जो ऊंचे पर्वत हैं, वह किस प्रकार हमारी जो ठंडी हवाएं हैं और गर्म जो हवाएं हैं यानी कि वायु हैं उनको अवरोधित करता है। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु को रास्ता में रोकने में अगर सक्षम हो जाते हैं, तो वे जो उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। जैसा कि इस प्रकार आप समझिए कि ये हमारा जो है पर्वत है और यहाँ से हमारी जो गर्म धाराएं हैं ऐसे आ रही हैं और बीच में पड़ जाता है पहाड़, तो पहाड़ से टकराने के बाद ये जो गर्म हवाएं हैं ऊपर की उठ जाती हैं। ये समुद्र तट से यहाँ पे जो जल धाराएं हैं, यहाँ पे इस प्रकार समझिए कि मान लेते हैं ये हमारा जो पर्वत है और यहाँ पे समुद्र है। यहाँ पे समुद्र का तापमान बढ़ता है तो यहाँ के जो जल हैं तो वे वाष्पित होने लगती हैं।
जब यह समुद्र से यहाँ पे तट की ओर अपनी ओर अग्रसित होते हैं तो रास्ते में अगर पड़ जाता है यहाँ पे पर्वत, तो पर्वत के सहारे यह ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसको डायरेक्ट सीधे जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि यह जो पर्वत है यह अवरोध का काम कर रहा है। किसके लिए? तो यह जो हवाएं आ रही हैं समुद्र से तट की ओर, तो अवरोध के होने के कारण जो हवाएं क्या करेंगी, ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। उठने के कारण इनमें जो अपने साथ जो समुद्र जो इससे जो हवाएं आ रही हैं वह अपने साथ नमी में तो लेकर आ रही हैं। नमी अधिक होने के कारण जब यह ऊपर जाती हैं, अधिक ऊंचाई पर जब जाती हैं तो यह संघनित हो जाती हैं और बादलों का निर्माण करती हैं। जब बादलों का निर्माण हो जाता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वर्षा के रूप में यहाँ पे वर्षा करती हैं, यानी कि कोस्टल एरिया वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा वर्षा करती हैं। तो यहाँ पे वर्षा अधिक मात्रा में हो सकती है। और जब यहाँ पे इनकी नमी तो अब ख़त्म होगी, क्यों? क्योंकि ये वर्षा के रूप में अपने जल को मतलब गिरा दिए। अब इनमें नमी की मात्रा कम हो गई और जब यह बादल इधर से आते हैं तो इनमें नमी की मात्रा कम होने के कारण इनमें वर्षा नहीं होती है। इस कारण इस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा सूखे का सामना करना पड़ता है। यानी कि एक जो पहाड़ी क्षेत्र है इसकी एक तरफ वर्षा हुई, दूसरी तरफ सूखे का जो क्षेत्र बन जाता है, इसका प्रमुख कारण यही है। अब आप इसको समझ गए होंगे कि किस प्रकार है। आप इसकी जो एग्जाम्पल के रूप में आप इसको प्रत्यक्ष रूप से महाराष्ट्र में देख सकते हैं और बाकी अन्य क्षेत्रों में भी देख सकते हैं जहाँ पे इसकी इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति बनती है। अब देखिए कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, इसको हम देखते हैं अच्छे से। पहला है अक्षांश, लेकिन इसको हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अक्षांश वाले को, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी इस वीडियो को देख सकें और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो हैं वह आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अक्षांश को। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी भारत की अवस्था है, भौगोलिक स्थिति है, वह नॉर्थ जो गोलार्ध है यानी कि उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें स्थित है। और जो हमारी भारत है यानी कि जो भारत का मैप कुछ इस प्रकार से देखिए, इस तरह से यहाँ पे बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा ड्रा करके देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और भारत से के बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं 23 डिग्री, यानी कि 23 डिग्री नॉर्थ में, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा क्या होती है? भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है, जो कि एक उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र होता है, दूसरा उपोष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र बन जाता है। अब यह क्षेत्र किस प्रकार बनता है तो कुछ इस प्रकार समझिए कि जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है, अभी हमने बताया है कि यह जो नीचे वाला हिस्सा है वह विषुवत रेखा के निकट पाया जाता है, यानी कि 0 डिग्री के निकट पाया जाता है। यानी कि आप देखते हैं कि जो विषुवत रेखा है उनमें उसका तापमान अधिक पाया जाता है। यह वाला जो क्षेत्र होता है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है और इससे जो नज़दीकी वाला क्षेत्र है यह हमारा क्या बन जाएगा? ये वाला जो क्षेत्र है यह उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पे पाई जाएगी। और ऊपर जैसे जैसे हम दूरी बढ़ती जाती है हमारी, वहाँ का जो तापमान है वह कम होता जाता है। तो इस प्रकार जो ऊपरी वाला जो क्षेत्र है यहाँ का जो तापमान है वह उपोष्णकटिबंधीय वाला जलवायु वाला क्षेत्र बन जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश के आधार पे हमारी जो भारत की अवस्थिति है, भौगोलिक जो दशा है किस प्रकार है। तो यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, हमारी जो भारत की जलवायु की जो दशाएं हैं इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं ऊंचाई। अब यह ऊंचाई किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती है। आपको देखने को मिलेगा कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लासों में अच्छे से इसके बारे में चर्चा किए थे। अब भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत आपको देखने को मिलता है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है।
भारत का जो तटीय वाला क्षेत्र होता है वह विशाल है और अधिकतम ऊंचाई, अगर हम बात करते हैं तटीय क्षेत्रों की, अधिकतम जो ऊंचाई है 30 मीटर है। हिमालय है मध्य एशिया से जो आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, क्योंकि जो हमारा हिमालय पर्वत है वह अत्यधिक ऊंचा है, ठीक है। जिस कारण जो हमारी जो एशिया से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उसको रोकने का, अवरोध का काम कर रहा है, क्योंकि वह सीधा खड़ा है और उससे जो आने वाली, मध्य एशिया से जो आने वाली हवाएं हैं उसको रोक रहा है। इस कारण हमें उतनी ठंडे की अनुभूति नहीं होती है जितना कि ठंडा जो साइबेरिया वाले क्षेत्रों में पड़ता है। यानी कि अब ऊंचाई के लिए एक हमारे जीवन में किस प्रकार भूमिका यह निभाता है, आप यहाँ पे देख गए होंगे। तो आप यहाँ पे अब देखें किस प्रकार ये ऊंचाई जो हमारा हिमालय है हमारे जीवन को किस प्रकार अनुकूल बनाता है। अगर यही जो हिमालय नहीं रहता तो हमें जो मध्य एशिया है वहाँ से ठंडी हवाएं आती और हमारे रहने के लिए जो हमारी जो दशाएं हैं और प्रतिकूल बन जाती हैं या फिर विषम बन जाती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं वायु दाब एवं पवन की। भारत में जलवायु तथा संबंधित जो मौसमी अवस्थाएं हैं निम्न कारकों पे, निम्न अवस्थाओं से संचालित होती हैं, जैसे कि वायु दाब और धरातली जो पवनें हैं इन पर। उसके बाद ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी जो चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आधार पे यानी कि इन वायुमंडलीय अवस्थाओं से यह संचालित होती हैं। यहाँ पे देखिए भारत के उत्तरी पूर्वी जो व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्रों में, जो भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है, यह पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे कि यह हमारा जो यह पृथ्वी का एक आकार आप इस प्रकार समझिए, और जो 0 डिग्री यहाँ से है और यहाँ पे 30 डिग्री हम मान लेते हैं या फिर 23.5 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री यहाँ पे मान लेते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री साउथ में। अब इसमें क्या होती है, व्यापारिक पवनें जो होती हैं यह कुछ इस प्रकार से चलती हैं, यानी कि 0 से 30 डिग्री के बीच में व्यापारिक पवनें चलती हैं, जो कि 30 डिग्री जो नॉर्थ है उत्तर से साउथ की ओर यानी कि विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं। कुछ इस प्रकार से इनकी दशाएं होती हैं। और जो साउथ से आने वाली व्यापारिक पवनें हैं तो कुछ इस प्रकार से इनमें यह विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 डिग्री जो अक्षांश है और इसी 30 डिग्री के मध्य हमारा भारत स्थित है और जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ पे आप इसकी देख सकते हैं, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है और 37 डिग्री 7 मिनट जो हमारा उत्तरी वाला क्षेत्र है उसका विस्तार है, यानी कि 0 और 30 के बीच हमारा भारत आ जाता है। और इसी क्षेत्र में जो कि व्यापारिक पवनें हैं वह चलती हैं। और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें इसलिए कहा गया क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में चल रही हैं। जो हमारा भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी वाले क्षेत्र में स्थित है। इस कारण जो पवनें आ रही हैं इस दिशा से आ रही हैं, इस कारण इसको हम नाम देते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है उपोष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे यह वाला जो क्षेत्र है विषुवत रेखा वाला क्षेत्र, यहाँ इनके बीच का जो क्षेत्र हमें जो ऋतु मिलती है, यानी कि जो यहाँ पे जो कटिबंध है उसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंध। इसके ऊपरी वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं उपोष्णकटिबंध। यानी कि जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन होता जा रहा है, तापमान में कमी होती जा रही है, उसी के आधार पे हम कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। तो जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे आपको देखने को मिलेगा लो प्रेशर बनता है, यानी कि तापमान अधिक होता है। जैसे इसके ऊपर जाते हैं तापमान में कमी आती है, तो इसके ऊपरी वाला जो बेल्ट है यानी कि जो कटिबंध है इसको हम हाई प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो अब इसको आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट। उसके बाद देखिए कि ये जो पवनें होती हैं वो यह क्या होती हैं, उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंध तथा उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। और ये पवनें ये जो होती हैं दक्षिण की ओर बहती हैं,
जैसा कि अभी हमने आपको फिगर में बताया। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं और विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ जाती हैं। तो जैसे कि अभी हमने इस प्रकार से बताया, यह विषुवत रेखा और यह इस प्रकार 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, यह इधर से चलती हैं और कोरियालिस बल के कारण यह मुड़ जाती हैं और यह क्या करती हैं, यह विषुवत रेखा की तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, जो उत्तरी वाला है वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और जो साउथ का वाला क्षेत्र होता है वह बाएं की तरफ मुड़ जाती है। यह नीचे वाला जो साउथ वाला है यह बाएं की तरफ ही मुड़ रही है ना, ये जो दिशा जो हवाएं आ रही हैं बाएं की तरफ मुड़ रही हैं, जो इधर वाली जो हवाएं आ रही हैं ये अपने दाएं की तरफ मुड़ जा रही हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं, इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि यह स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं, इसलिए इन पवनों के कारण वर्षा कम या नहीं के बराबर होती हैं। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है हम आगे देखेंगे। लेकिन कोरियालिस बल हमें एक टॉपिक मिली, मतलब कि एक पॉइंट मिला, इसको हमें समझना आवश्यक हो जाता है कि कोरियालिस बल होता क्या है। तो कोरियालिस बल बेसिकली वह होता है क्योंकि जब पृथ्वी हमारी घूर्णन करती है तो घूर्णन के कारण यह जो आभासी बल होता है यह उत्पन्न होता है। इसी कारण इसको हम कोरियालिस बल कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, जो बल जो हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है, घूर्णन करने से जो आभासी बल उत्पन्न होता है इसी को हम बोलते हैं कोरियालिस बल। इन बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसी को हम दूसरा नाम देते हैं फेरल का नियम। आप 12th 11th क्लास में यह नियम पढ़े होंगे। तो अब यह समझ में आ गया होगा किस प्रकार है। अगर कोई भी यहाँ पे जितना हमने अभी मेंशन किया, जितनी भी टॉपिक मेंशन की, इनमें से अगर कोई भी डाउट आपके पास रह जाता है, कुछ भी कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो वह आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड अगर वीडियो जो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और दूसरों तक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आगे हम आपको इन टॉपिकों को समझाते रहें। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की जो टॉपिक रह गई हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।